हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत कुमार। प्रशांत टीचिंग वे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ईवीएस पार्ट 2 आप लोगों के लिए बीच लेके आए हुए हैं। आज का क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए ईवीएस का महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस ईवीएस पार्ट 2 के स्लाइड में सेटिंग किए हुए हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए मैं फिर आपको बोल बोल एक बार बोलूँगा कि ये मेरा चैनल है प्रशांत टीचिंग वे। आप गूगल यूट्यूब में जाके ये सर्च कर सकते हैं, ये आइकॉन आएगा और आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मेरा स्टार्टिंग पीरियड है, तो बहुत कम ही सदस्य आपको देखने को मिलेंगे और जितना भी सदस्य है वो काफ़ी पढ़ने वाले सब हैं और पढ़ाई पे काफ़ी ध्यान भी देते हैं। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशन दे दूं, तो चलिए मोटिवेशन की ओर लेके चलते हैं। न थके कभी पैर पर, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो दोस्तों, यही मोटिवेशन के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर आपको मोटिवेशन दोहरा दूं। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो दोस्तों, काफी मजा आने वाला है आज के क्वेश्चन में। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आए हुए हैं। ब्रेल लिपि की खोज किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? ब्रेल लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये किए थे हमारे लुईस ब्रेल साहब। लुईस ब्रेल साहब के नाम पे ब्रेल लिपि का खोज किए लुईस ब्रेल साहब। उसी के नाम पे ब्रेल लिपि का नाम दिया गया। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? ब्रेल लिपि जो होते हैं दोस्तों, इसमें कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। किस राज्य में घर में बारिश के चलते जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं? क्या घर जो बने होते हैं, किस राज्य में घर जो होते हैं बने होते हैं, कितना 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं? ये असम में होता है दोस्तों। वहाँ काफी बारिश होने लगती है, तो इसलिए पानी का जल जमा हो जाते हैं। इस कारण क्या होते हैं, उस राज्य में काफी घर आपको देखने को मिलेंगे 10 से 12 फुट ऊंचे। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये ईवीएस का क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। छोटा क्वेश्चन लगेगा, आपको देखने में लगेगा ये क्वेश्चन में कुछ है, लेकिन हर क्वेश्चन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा, जो आप टीचर बनने के सपना देख रहे हैं, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों के लिए एक तरफ मनोवैज्ञानिक लेके आ रहा हूँ, दूसरे तरफ ईवीएस लेके आ रहा हूँ। फिर मैं आप लोगों के लिए 2-3 दिन के बाद फिर लाऊंगा आपके लिए हिंदी। वो भी सेट तैयार हो चुकी है और मैं आप लोगों को भी जल्द प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, आप लोग मन लगा के पढ़िए और आप भी पढ़िए। मैं भी आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ और मैं खुद आप लोगों के लिए नहीं, खुद मैं अपने लिए पढ़ता हूँ। मैं अपने लिए पढ़ता हूँ ताकि क्यों, मुझे भी जॉब चाहिए और मैं चाहता हूँ जो भी हमारे अंदर में हुनर है वो आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर दूँ। और इसलिए मैं फिर आपको कहूँगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात दोबारा नहीं कहूँगा। पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कश्मीर में क्या चाय को क्या कहता है? कहवा कहा जाता है। ठीक है। एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? दोस्तों, आप समझ सकते हैं, एक हाथी जो है एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। हाथी जो है एक दिन में 100 से 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्ते झाड़ी खा लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हाथी में इतनी बल जो आती है, इसलिए अगर आप सही टाइम पे भोजन कीजिएगा, सही मतलब हर चीज़ का समय हो और जितना आपकी इच्छा हो उतना अगर खाना खाते हैं, तो क्या आप में जो भी है तंदुरुस्ती, फुर्ती, वो हर चीज़ आप में बना रहेगा। खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? खेजड़ी, दोस्तों खेजड़ी एक खेतरी होता है। आप खेतरी याद कर लीजिएगा। खेतरी जो है तांबा का ये है, मतलब क्या कहते हैं, उत्खनन केंद्र। तो वो राजस्थान में है। तो खेजड़ी से खेतरी आप याद कर लीजिएगा। खेजड़ी और खेतरी दोनों राजस्थान में। ठीक है। मधुमक्खी के पालन के लिए कौन सा समय उचित होता है? मधुमक्खी के पालन के लिए कौन सा समय उचित होता है? अक्टूबर से दिसंबर। ये अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन के लिए काफी यानी अच्छा समय होता है। उस समय में आप मधुमक्खी का अगर आप पालन करते हैं, तो उस समय आप देखते होंगे कि सरसों अक्टूबर से दिसंबर तक में सरसों सब फूलता है और उसी का रस काफी सरसों के खेत में जब आप जाओगे तो उस समय काफी आपको मधुमक्खियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि सरसों के रस को चूस कर, यानी वैसे तो मधुमक्खी हर
मतलब कहने करती है कि हर पुष्प को मतलब फूल को वो चूस कर उसमें अपने आप में मधु का मतलब जमाव करती है। लेकिन आपको अक्टूबर दिसंबर में इसलिए कहा गया ताकि उस समय में काफ़ी क्या होते हैं, नए-नए पेड़-पौधे पत्तियाँ भी देते हैं और उसकी रस मधुमक्खी चूस के अपने छाते में मधु के रूप में प्रयोग करते हैं। अब है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी आप जान रहे हैं वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है दोस्तों। केरल में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है? केरल में केले के फूलों से। दोस्तों आज तक तो मैं केला का कभी फूल जो होता है, केला का फूल वही ना आप देखते हैं हनुमान जी का गदा जैसा होता है, केला का फूल वैसा ही होता है। तो केला का फूल का सब्जी बनाया था केरल में। मैंने तो आज तक नहीं खाया, अगर आप लोग खाए होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा सर मैंने खाया हुआ है। और केला का फूल का सब्जी आज तक मैंने खाया, और कोई अगर आप लोग बनाते भी होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो महाराष्ट्र में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है? ये बात सही है दोस्तों, सहजन के फूल। सहजन आप जानते हैं, जो आप लोग आमतौर पे सजना बोलते हैं, वो लंबा लंबा डंडा टाइप का होता है, हरा हरा होता है, ये आप लोग जानते होंगे। सहजन बोला जाता है, सजना बोला जाता है। तो ये इसका फूल महाराष्ट्र में भी, मेरे गांव में भी बनता है, और हमको लगता है कि आप लोगों के भी घर में जरूर बनाई जाती होगी। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है दोस्तों। मधुबनी हमारे बिहार में है, तो मधुबनी चित्रकला का संबंध किससे होगा? बिहार से ही होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन दोस्त आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्या है, प्रसिद्ध है? कन्नौज। कन्नौज में जो है कन्नौज में इत्र का निर्माण काफी प्रसिद्ध है। किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगता? अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत ऐसे दोस्त लकड़ी होंगे जिसपे कि दीमक नहीं लगी, लेकिन दो ऐसे लकड़ी होते हैं जो कि नीम और कीकर। कीकर को तो मैंने कभी नहीं देखा, आप लोग देखे होंगे जरूर कमेंट कीजिएगा कि कीकर की लकड़ी और नीम की लकड़ी में जल्दी क्या होते हैं, दीमक नहीं लगते। जल्दी क्या, दीमक लगते ही नहीं है। कलचीरी, इंडियन रोबिन, कलचीरी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? कलचीरी जो अपना घोंसला बनाती है पत्थरों के बीच में बनाती है। कलचीरी पत्थर को कुरेद कुरेद के अपना घोंसला निर्माण करती है, और उसी के बीच में अपना क्या करते हैं, घोंसला बना देती है। कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? ये तो बचपन में मैंने देखा था या सुना भी था। कोयल अपने अंडे कहाँ दे देती है? कौवे के घोंसले में जाकर दे देगी। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, वो किसी न किसी के घोंसले में जाके अपना अंडा दे देगी, लेकिन कौवा के घोंसला में ज़्यादा वो अंडा देती है। रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। केरल में जमीन के नीचे क्या उगाया जाता है? दोस्तों ये सब ईवीएस का क्वेश्चन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ये नहीं सोचिएगा कि ये ऐसे मैं आपको दे दिया हूँ। मैं हर सेट को मैं उठाता हूँ, उस सेट से मैं आपके लिए तैयार करता हूँ। हर क्षेत्र से मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ। कोई फालतू क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत नहीं करता। मैं भी पढ़ रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों के लिए फालतू क्वेश्चन दूंगा तो मेरे लिए भी वो हानिकारक होगी। ये सब क्वेश्चन एक ईवीएस का है और काफी महत्वपूर्ण है। छोटा क्वेश्चन है, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल में जमीन के नीचे क्या उगाया जाता है? टेपिकोआ। टेपिकोआ मैं जानता नहीं हूँ क्या है, लेकिन आप लोग अगर जानते होंगे जरूर बताइएगा। विश्व ओजोन दिवस, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय प्राणी के रूप में कब अधिसूचित किया गया? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन जलीय प्राणी, राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? गंगा डॉल्फिन। इसको कब अधिसूचित किया गया, यानी राष्ट्रीय जल जल प्राणी कब घोषित किया गया? 18 मई 2010 को। 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को क्या किया गया? अपने राष्ट्रीय जलीय प्राणी के रूप में अधिसूचित किया गया, शामिल किया गया। गुब्बारों में भरने वाली गैस कौन सी होती है? गुब्बारे में जो हम लोग गैस भरते हैं, या फिर आप देखे होंगे मेला आप घूमते होंगे, बहुत ऐसे गुब्बारा होते हैं जो ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होगा, और उसके पास में एक सिलेंडर रखा होगा हीलियम गैस का। तो हीलियम गैस क्या होता है, वो ऑक्सीजन से क्या होता है, हल्का होता है। इसके कारण वो क्या होता है, ऑक्सीजन छोड़ के ऊपर उठना चाहता है। तो गुब्बारे में भरने वाली गैस कौन सी है? हीलियम गैस। यहाँ दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मनुष्य के श्रेष्ठ पर, या मनुष्य या फिर आदमी के श्रेष्ठ पर जीवन यापन के लिए पहली प्राथमिकता क्या है? आदमी को जीवन यापन के लिए पहली प्राथमिकता क्या है? शुद्ध वातावरण एवं जलवायु। अगर शुद्ध वातावरण जलवायु नहीं रहेंगे
क्या आप वहाँ टिक पाइएगा? आप सिंपल बात समझ लीजिए, जब आप जंगल जाते हैं, जहाँ गंदगी होती है, क्या वहाँ आप रुकना चाहते हैं? जहाँ की वातावरण गंदी होती है, क्या आपको वहाँ अच्छा लगता है? नहीं लगता होगा। लेकिन शहर में आज ऐसे ही वातावरण बन गए हैं, जहाँ पे आदमी घर बना के किस प्रकार रह जाते हैं। मैं अभी फ़िलहाल कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई कर रहा हूँ, यहीं से। मैं कभी अगर कटिहार शहर में मैं घूमता हूँ, बहुत जगह ऐसे भी हैं, जहाँ क्या है कि पूरा जलकुंभी समझते होंगे पथलचूड़ा आप लोग, पानी में घर बना के रह रहे हैं। आप समझ सकते हैं आप समझ सकते हैं उस पानी में कितनी मच्छर पैदा होते होंगे, कितनी गंदी, मतलब जब वो धूप में समय में जब पानी मतलब सड़ने लगता है, बदबू देने लगता है, तो बताइए वो लोग किस प्रकार आते होंगे। तो खैर छोड़िए, ये तो शहर की बात है, गाँव में भी ऐसा देखा जाता है। लेकिन क्या, अगर इंसान को सही ज़िंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध वातावरण एवं जलवायु। लैंडसेट उपग्रह लैंड लैंडसेट उपग्रह से यदि किसी क्षेत्र का आंकड़ा आज मिलता है, तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब मिलेगा? अगर लैंडसेट उपग्रह से यदि किसी क्षेत्र का, अभी मान लीजिए अगर पूर्व का अगर आंकड़ा अभी दे रहा है, तो पश्चिम का आंकड़ा कब देगा? 1 सप्ताह के बाद देगा। डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है किसको? डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है मोंटाना को। मोंटाना एक जगह है, ठीक है? तो डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है मोंटाना। मैं आपको सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए डाल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूजन में ना रहो, डायरेक्ट हिट करो क्वेश्चन पे। इको मार्क योजना कब प्रारंभ किया गया था? इको मार्क योजना कब प्रारंभ किया गया था? 1991 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि किसे दी गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा भारत फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि किसे दी गई? एम एस स्वामीनाथन जी को। एम एस स्वामीनाथन कौन थे? हरित क्रांति के जनक। और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कब की गई? मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कब की? 1883 ईस्वी में। कोणार्क सूर्य मंदिर को कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1984 में। दोस्तों ये सब क्वेश्चन अपने आप में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर आपसे यही कहूंगा, अगर आप लोग सब्सक्राइब या लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में डालिएगा सर ये क्वेश्चन यहाँ गलत है, यार ये क्वेश्चन अच्छी है, तो मुझे क्या होगी? उससे मोटिवेशन मिलेगी, मैं अच्छा से अच्छा क्वेश्चन डालूंगा। और जब आप कहीं पढ़ते हो, उसके बदले में क्या देते हो? उसके बदले में आप वहाँ अपना पैसा खर्चे करते हो। इतना क्वेश्चन मैं प्रत्येक दिन 40 क्वेश्चन आप लोगों के लिए डालता हूँ। आप कोई भी सेट खरीदने जाओगे, 40-50 क्वेश्चन का आप 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया तक देने के लिए तैयार होते हो। 100 क्वेश्चन के दो, मान लीजिए 500 क्वेश्चन का बुक अगर आपको दिया जाएगा, तो आप 200 रुपया, 150 रुपया लेने के लिए तैयार होते हो। तो क्या आप उसको पढ़ते कितना दिन हो? उसके लिए आप चुकाते कितना हो? और मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन रेगुलर लेके आ रहा हूँ, यानी 300, 10 दिन में 300 क्वेश्चन, लगभग 300 क्वेश्चन 10 दिन में लेकर आऊँगा। 1 महीने में 900 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या आप उसके लिए एक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते? एक लाइक नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते? ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। तो भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? 36। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? मेघा पाटेकर साहब। मेघा पाटेकर साहब नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नर्मदा नदी घाटी में विस्थापन की समस्या से जूझ रहे विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रम क्या है? जो नर्मदा घाटी नदी घाटी में विस्थापन की समस्या से जूझ रहे पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रम है रैली फॉर वैली प्रोग्राम। रैली फॉर वैली प्रोग्राम ये समस्या संबंधित कार्यक्रम है। कहाँ का? नर्मदा नदी घाटी में विस्थापन की समस्या। शांत घाटी आंदोलन से संबंधित है कौन है? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल।
मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क डायनासोर की स्थापना कहाँ की जा रही है? मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क डायनासोर की स्थापना कहाँ की जा रही है? धार में। धार कहाँ है? मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है, वहां पे की जा रही है क्या? जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क डायनासोर की स्थापना। सर्वाधिक उत्तम धूल नियंत्रण पेड़ सीता अशोक का पेड़ होता है। दोस्तों मैं तो अशोक का पेड़ देखा हूँ, जो छठ के पर्व में हम लोग अपने गांव में केला के साथ में उस पौधे को लगाते हैं, उसकी डाली को। तो सीता अशोक पेड़ मैं तो नहीं कह सकता। मैं मतलब सीता अशोक पेड़ जानता हूँ, जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताऊं अशोक का पेड़ का ही सीता अशोक पेड़ कहा गया हो, क्योंकि आप देखते होंगे कि सड़क के किनारे में अगर आप अशोक का पेड़ लगाओगे तो उस वो काफी क्या करते हैं, धूल को नियंत्रण में रखते हैं। काफी धूल को नियंत्रण अपने आप में वो समेट लेते हैं धूल को। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल राज्य में। सदाबहार फल वृक्ष है, सदाबहार फल वृक्ष कौन है? लोकार्ट। काली गर्दन वाला सारस भारत में कहाँ पाया जाता है? काली गर्दन वाला सारस पहले के समय में मुझे याद है, जब मैं बचपन में था तो हमारे गांव में काफी सारस आके बैठे, जिसे हम लोग गांव में गरुड़ भगवान नाम से जानते थे। आजकल काफी गायब हो गए हैं। तो अभी भी ये पाए जाते हैं कहाँ? तिब्बत के पठार में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, सब काली गर्दन वाला सारस काफी पाए जाते हैं। ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क की स्थापना कहाँ और कब की गई? भारत में पहले राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क की स्थापना कहाँ और कब की गई? वर्ष 1982 में की गई थी, कच्छ की खाड़ी में। कच्छ कहाँ है? गुजरात। कच्छ कारण गुजरात। ठीक है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व तंबाकू निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। विश्व तंबाकू निरोध दिवस 31 मई को। स्वच्छ भारत अभियान को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान को कब लागू किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था। लेकिन क्या आपको लगता है अभी तक क्या मोदी जी द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान क्या सफल हो पाया है? नहीं। आप अगर ट्रेन में चले जाओ, जहाँ पे आप लिख दोगे कि यहाँ कृपया गुटखा खाकर ना फेंके, वहीं पे थूक दिया जाएगा। कॉलेज के कॉलेज के परिवेश में चल जाओ, जहाँ पे आप लिख दोगे यहाँ थूकना मना है, वहीं पे जाकर थूक देगा। क्या इससे क्या हमारा देश स्वच्छ भारत अभियान को मतलब अपने आप में सफल कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। और मैं तो सबसे पहला प्राथमिकता ये दे रहा हूँ कि ये गुटखा, खैनी, तंबाकू का जो सेवन करने वाले इंसान हैं, मैं भी हल्का-फुल्का करता हूँ, मैं झूठ आपसे नहीं बोलूँगा। हल्का-फुल्का करता हूँ, शौक से, ये नहीं कि रेगुलर नहीं है। तो क्या आप जब तक ये इसको प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, हमारा परिवेश, हमारा वातावरण कहीं भी, चाहे ऑफिस हो, कॉलेज हो, रेलवे हो या बड़े-बड़े कुछ भी हो, तो वहाँ पे क्या होते हैं? जब तक ये गुटखा, खैनी को प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, तब तक वो साफ-सुथरा कभी नहीं हो सकता। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस किस देश में मनाया जाता है? अब देखिए दोस्तों, ये राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, सियरा लियोन एक देश है। सियरा लियोन एक देश है। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को प्रत्येक माह का अंतिम शनिवार को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है सियरा लियोन में। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मुख्य थीम क्या थी? अब दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, क्या आपको लग रहा है ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है? लेकिन क्या लग रहा है कि इतना विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते क्या इस सब बात को याद रख पाएगा? नहीं रख सकता है। लेकिन फिर भी क्या अपने माइंड में ये सब चीज को रखना अनिवार्य है? क्या पता एग्जामिनर इतने पागल होते हैं, क्वेश्चन सेट करने वाले कहीं सेट कर दें। तो क्या हमें हर तरफ से क्या होगा, परिपूर्ण रहना पड़ेगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मुख्य थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। चलिए दोस्तों, इस पे थोड़ा सा कमेंट कर लें। प्लास्टिक प्रदूषण को क्या आप समाप्त कर सकते हैं? कुछ समय पहले हमारे नीतीश बाबू, जो हमारे नीतीश नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उसे मैं इज्जत के साथ नीतीश बाबू बोले, तो उन्होंने प्लास्टिक पर प्रतिबंध कर दिया। क्या आपको लगता है प्लास्टिक पर प्रतिबंध हो सकता है? नहीं हो पाएगा। जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी, प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं हो सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
ये तो हर कोई जानते हैं। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1987 में स्थापित पर्यावरण पुरस्कार का दूसरा नाम क्या है? सॉरी दोस्तों, पर्यावरण पुरस्कार का नाम क्या है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। 1987 में स्थापित पर्यावरण पुरस्कार का नाम क्या है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। थोड़ा दोस्तों गला में किटकिट होने लगता है, इसी कारण बीच बीच में खराश आ जाती है, तो टेंशन आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं दीजिएगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि महिला, वृद्ध, किसान, शिक्षक और सेना का सम्मान कीजिएगा हमेशा। ये हमारे देश की आन बान शान है। जिस घर में महिला यानी स्त्री की पूजा होती है, वह घर क्या होता है? वह घर समृद्ध। उस घर में समझ लीजिए भगवान बसते हैं। जिस घर में माँ बाप, महिला हंसते हैं, उस घर में क्या होते हैं? भगवान बसते हैं। और किसान हमारी अन्नदाता है, शिक्षक हमारी राह दिखाने वाला है, और सेना हमारा क्या है? रक्षा करने वाला। ये सब का इज्जत दीजिएगा हमेशा, और सदा अपने माता पिता का सेवा कीजिएगा, बड़े का आदर कीजिएगा, छोटे को प्यार दीजिएगा। मेरी तरफ से भी सबको प्यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।